Hello dear students. Now we will start our next topic, that is causes for depletion of forest and wildlife resources. But at first we will know the benefits which we get from wildlife and forest resources. As you all know, we get a variety of food items, cereals, fruits, vegetables, fabrics, cotton and jute, wood, medicines, oil from a variety of plants. We get food, leather and milk from animals. इतने सारे बेनिफिट्स होने के बावजूद भी इतनी वैल्यूबल रिसोर्सेज डेंजर जोन में हैं. उसके बहुत सारे रीजंस हैं. एट फर्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. एज यू ऑल नो, इंडिया में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी. रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए उस समय बहुत सारे पेड़ काटे गए, डिफॉरेस्टेशन किया गया. एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चर लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स for the growing population. Commercial and scientific forestry. Commercial forestry means the use of land for planting, maintaining and growing trees for commercial production of timber. That is the main reason for depletion of this valuable resource. Mining activities. For mining of minerals such as coal, petroleum and ores. Shifting agriculture. ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में यह एग्रीकल्चर बहुत पॉपुलर है. फॉरेस्ट का एक एरिया वो क्लियर कर देते हैं, उसे बर्न करते हैं, इसके बाद वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं. 5 से 7 साल के अंदर जब उस सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, देन दे मूव टू नेक्स्ट प्लेस. इसकी वजह से हमारी वैल्यूबल फॉरेस्ट रिसोर्स खत्म होती है. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से आसपास का जो एरिया होता है, जिसमें फॉरेस्ट एरिया होता है, वह पानी में सबमर्ज हो जाता है और हमारी रिसोर्सेज डेंजर जोन में होती हैं. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर एंड वाटर, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं. पेस्टिसाइड्स एंड दूसरे हार्मफुल केमिकल्स ये वाटर बॉडीज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिशेस एंड दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स डेंजर हो जाते हैं. फॉरेस्ट फायर की वजह से इट इज़ अ नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया जो हमारे लिए एक वैल्यूबल रिसोर्स होता है वह खत्म हो जाता है. वाई टू कंजर्व फ्लोरा एंड फोना. हमें फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व क्यों करना चाहिए? आखिरकार इनके ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हमें इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है? प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके ब्लू व्हेल तक जो एनिमल्स हैं, ऐसी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व करना चाहिए. दे चेक सॉइल इरोजन. प्लांट्स की जो रूट होती हैं, रूट्स सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता. प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. हमारी वाइल्ड लाइफ को उनका प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करने का काम हमारे फॉरेस्ट ही करते हैं. ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़ जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम ये फ्लोरा एंड फोना करते हैं. एज एग्जाम्पल, गारमेंट फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल में कॉटन काम आता है, जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलता है. साथ ही साथ लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए एज अ रॉ मटेरियल एनिमल स्किन काम आती है. प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़. आज भी इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके अपना जीवन चला रही हैं. मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया और अ रीजन. फॉरेस्ट की वजह से आसपास का जो टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर एरिया का, वह मॉडरेट रहता है, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा. प्रिजर्व अवर कल्चरल डाइवर्सिटी. इंडिया जैसी कंट्री जो कि एक स्पिरिचुअल कंट्री है, वहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ की आस्थाएं जो हैं वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं. हमारे यहाँ आज भी प्लांट्स जैसे कि तुलसी, एनिमल्स जैसे कि काऊ, उनके साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है.
इतने वैल्यूबल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं, सच एज सेटअप नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेटअप टाइगर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। टाइगर प्रोजेक्ट्स जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था, इट इज़ अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था प्रोटेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन। इसका रिजल्ट ये हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन रिजर्व एरिया में जहां 1972 में 268 थी, 2016 तक आते आते वह 3891 तक हो गई। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में एक एक्ट लाया गया। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड एंड फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड इन द लिस्ट। ऐसी स्पीशीज जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया, ऐसी लिस्ट को पब्लिश किया गया, इसमें प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया। इन प्रोटेक्टेड स्पीशीज की हंटिंग एंड पोचिंग को इलीगल करार दे दिया गया। लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट की गई। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह वो प्रोग्राम था जिसमें कि गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़, उन दोनों के कोऑपरेशन से, कोलैबोरेशन से यह सक्सेसफुल रहा। It is a good example of involving local communities in the management and restoration of degraded forest. The program was started in 1988 when the government of Odisha passed the first resolution for joint forest management. JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities, mostly on degraded forest land managed by the Forest Department. In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest produces and share in the timber harvested through successful protection. Categories of forest. Forest Department की तरफ से हमारी इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए इन्हें क्लासीफाई किया गया। At first, reserve forest. More than half of the total forest land has been declared reserved forest. These are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. Protected forest. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the Forest Department. Unclassified forest. These are other forest and wasteland belonging to government and private individuals and communities. रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इतनी वैल्यूबल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट्स किए गए, उसके अलावा भी बहुत सारे NGOs भी इसके कंजर्वेशन के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। ऐसे मूवमेंट्स जो कि बहुत पॉपुलर रहे हैं उनमें है चिपको मूवमेंट। यह मूवमेंट हिमालय में ऑर्गेनाइज किया गया था। डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इस कम्युनिटी ने अपने इंडिजीनियस स्पीशीज़ को रोकने के लिए इंडिजीनियस स्पीशीज़ को बचाने के लिए यह प्रोग्राम चलाया। इन्होंने ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स को रिवाइव किया। बीज बचाओ आंदोलन। टिहरी में फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स ने क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाइड करते हुए यह कोशिश की कि सिंथेटिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह जो मेथड था यह इकोनॉमिकली वायबल था, उसके बावजूद उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बैन ऑन हंटिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स, several projects for protecting specific animals, joint forest management, communities and conservation। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने भी वैल्यूबल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए अपने एफर्ट्स किए हैं और इसमें इन्वॉल्व रही है। डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए इनके स्वयं के प्रयास भी जारी हैं। ऐसी कम्युनिटीज़ में है मुंडास, संथाल्स and Vishnois of Rajasthan, etc. That is our topic. So students, please learn this topic for our
exams. Best of luck. Thank you.